हेलो स्टूडेंट्स, सुश्री क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में क्लास 11th के व्यवसाय अध्ययन का 8वां चैप्टर व्यावसायिक वित्त के स्रोत, इसका हम अगला टॉपिक देखेंगे। हम अभी देख रहे थे कि वित्त प्राप्ति के स्रोत हैं। इससे पिछले वीडियो में मैंने कौन कौन से स्रोत होते हैं वो बताया था। अब उसी के हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। तो हमने पहला स्रोत देखा था अंश या शेयर्स। तो अंश दो प्रकार के होते हैं, समता अंश और पूर्वाधिकार अंश। समता अंश हम पिछले वीडियो में देख चुके हैं। आज हम देखते हैं पूर्वाधिकार अंश क्या है या प्रिफरेंस शेयर्स क्या है। तो समता अंश के समय भी मैंने बताया था पूर्वाधिकार अंश क्या होते हैं, और पूर्वाधिकार के समय यानी दोनों को एक साथ समझाना आवश्यक है। पूर्वाधिकार अंश ऐसे अंश होते हैं जिन्हें लाभांश एवं पूंजी वापसी का अधिकार प्राप्त हो, और वो अधिकार की दर, लाभांश की दर जो है वो पूर्व में ही निश्चित हो जाती है। यानी शेयर्स का मतलब होता है कि किसी भी कंपनी की जितनी टोटल पूंजी है उस पूंजी को छोटे छोटे अंशों में विभक्त करना। मान लो किसी कंपनी की 1 करोड़ पूंजी है और यदि उसको 10 रुपए के शेयर में बांटा जाए तो वो 10 लाख शेयर में विभाजित हो जाएगी। तो ऐसे ये जो शेयर्स हैं ये जनता को इशू किए जाते हैं। जो इच्छुक होते हैं अपने पैसे बढ़ाने के, वो इन कंपनीज के शेयर्स को खरीदते हैं। तो ये जो शेयर्स होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, समता शेयर्स या इक्विटी शेयर्स और प्रिफरेंस शेयर। तो जो प्रिफरेंस शेयर्स हैं वो जो लोग लेते हैं कंपनी से और अपनी पूंजी कंपनी को देते हैं, तो कंपनी उस पूंजी का उपयोग करके अपना व्यवसाय चलाती है। तो जो प्रिफरेंस शेयर खरीदने वाले हैं उनको लाभांश, उनकी पूंजी के बदले में उनको लाभांश मिलना तय है। उसकी दर भी पहले ही तय हो जाती है। उनको पहले से मालूम होता है कि हमको इतना प्रतिशत के हिसाब से लाभांश मिलेगा, और यदि कोई विपरीत परिस्थिति हो तो उनकी पूंजी भी वापस हो जाती है। यानी यदि न चले या बंद होने की, कंपनी बंद होने का समय आ जाए, तो पूर्वाधिकार शेयर्स जिनके होंगे या प्रिफरेंस शेयर्स जिनके होंगे उनकी जितनी पूंजी लगी है वो पूंजी भी वापस होगी, और जो लाभांश होगा वो जो निश्चित होगा वो भी वापस होगा। लेकिन जो समता अंशधारी हैं या इक्विटी शेयर्स वाले हैं, ये क्या करते हैं, ये अपना जब पैसा शेयर्स खरीदने में लगाते हैं तो वो पैसा कंपनी उपयोग करती है, लेकिन वो रिस्क होती है, क्योंकि चाहे कंपनी वापस बंद हो तो भी उनका पैसा वापस किया जाएगा ये निश्चित नहीं है। तो ये सबसे बड़ी रिस्क लेने वाले शेयर्स होते हैं। ये लगभग कंपनी के ओनर्स या जो कंपनी के संचालक मंडल है उनके द्वारा इक्विटी अंश खरीदे जाते हैं, और पूर्वाधिकार अंश जनता के द्वारा खरीदे जाते हैं। बाद में इक्विटी अंश भी जनता के द्वारा खरीदे जाते हैं। पहले जनता के द्वारा समता अंश नहीं खरीदे जाते हैं, क्योंकि उनको पैसा वापस मिलेगा कि नहीं, बढ़ के मिलेगा कि नहीं, ये मालूम नहीं होता है। तो पूर्वाधिकार अंश या प्रिफरेंस शेयर ऐसे अंश है या ऐसे शेयर्स हैं जिनमें लाभांश यानी लाभ होने के बाद जो बढ़ता है पैसा वो, और पूंजी, जो पूंजी वो शेयर्स खरीदने में लगाते हैं, वो दोनों ही वापस होगा और लाभांश की दर पहले से निश्चित होगी। ऐसे अंश पूर्वाधिकार अंश कहलाते हैं। अब हम यहाँ देखते हैं कि पूर्वाधिकार अंश के क्या गुण हैं या क्या विशेषताएं हैं। तो सबसे पहला है कि पूर्वाधिकार अंशधारियों को कंपनी की सभाओं में मत देने का अधिकार नहीं है। जो पूर्वाधिकार अंश खरीदेंगे उनको कंपनी के सभाओं में मतदान करने का अधिकार नहीं होता। फिर है कंपनी के लाभ की स्थिति में पूर्वाधिकार अंशधारियों को पूर्व निश्चित दर से आय होती है। यानी पहले ही इनकी दर लाभ की तय कर दी जाती है, और जब कंपनी को लाभ होता है तब इनको पूर्व जो निश्चित दर है उस दर से पैसा दिया जाता है, लाभ दिया जाता है। फिर पूर्व अंशधारी में पूर्व
पूर्वाधिकार अंशों में जोखिम तत्व कम होता है, क्योंकि समता अंशों में जोखिम तत्व बहुत ज्यादा होता है। एक बार पैसा लगाने के बाद जरूरी नहीं है कि वो जो पैसा लगा है वो मिले या लाभांश मिले। ये जोखिम तत्व समता अंश में ज्यादा होता है, पूर्वाधिकार अंश में बिल्कुल नहीं होता। फिर हित संबंधी प्रस्तावों पर मतदान। यदि अंशधारियों के हित संबंधित कोई प्रस्ताव हो तो उनमें मतदान देने का अधिकार पूर्वाधिकार अंशधारियों को है। फिर है पूर्वाधिकार अंशधारी कंपनी के प्रबंध में हस्तक्षेप नहीं करते। प्रबंध, कंपनी जिन प्रबंधकों के द्वारा चलाई जा रही है उस प्रबंध व्यवस्था में पूर्वाधिकार अंशधारी हस्तक्षेप नहीं कर सकते। फिर विमोचनशील पूर्वाधिकार अंशों के अतिरिक्त अन्य पूर्वाधिकार अंशों से कंपनी को स्थायी पूंजी की प्राप्ति होती है। फिर है अगला, पूर्वाधिकार अंशों से कंपनी की पूंजी लोचदार हो जाती है, यानी कम और ज्यादा लोचदार हो जाती है। फिर पूर्वाधिकार अंश कंपनी की संपत्ति पर कोई प्रभार उत्पन्न नहीं करते, यानी कोई चार्जेस नहीं लगते पूर्वाधिकार अंशों के कंपनी पर। फिर पूर्वाधिकार अंश कंपनी के साख में वृद्धि करते हैं। फिर है पूर्वाधिकार अंशों का निर्गमन ऋण पत्रों की तुलना में सरल होता है। ऋण पत्रों का निर्गमन कठिन होता है अपेक्षाकृत पूर्वाधिकार अंशों के। फिर है अगला टॉपिक है हमारा पूर्वाधिकार अंशों के दोष या हानियां। तो इनमें कुछ हानियां भी है कि मताधिकार का अधिकार नहीं और निश्चित दर पर लाभांश प्राप्त करने के कारण विनियोजक इन्हें पसंद नहीं करते, क्योंकि निश्चित लाभ है। ये जरूर है कि समता अंशधारी जो होते हैं उनको सब जगह लाभ बांटने के बाद जो शेष बचता है वो मिलता है, तो वो कई बार बहुत अधिक होता है। लेकिन कितना भी लाभ हो, पूर्वाधिकार अंशधारियों को जो तय है, निश्चित है पहले से, उतना ही लाभ दिया जाता है। इसलिए, और उनको मताधिकार भी नहीं है, इसलिए लोग इनको लेना पसंद नहीं करते। फिर दूसरा दोष है कंपनी के समापन की स्थिति में पूर्वाधिकार अंशधारियों को सिर्फ पूंजी की प्राप्ति में पूर्वाधिकार होता है, उन्हें लाभ में हिस्सा नहीं मिलता। यानी यदि कंपनी किसी उसमें है और समापन में है तो जितनी पूंजी उनकी लगी है उतनी पूंजी मिलेगी, लाभ मिलेगा कि नहीं ये कहा नहीं जा सकता है। फिर लाभांश की निश्चितता के कारण पूर्वाधिकार अंशधारी कंपनी पर भार बन जाता है। अब मान लीजिए कोई कंपनी को लाभ नहीं हुआ है, फिर भी पूर्वाधिकार अंशधारियों को जो लाभ पूर्व से निश्चित किया गया है वो लाभ तो देना ही पड़ेगा। तो कभी कभी ये अंशधारी कंपनी पर भार बन जाते हैं। फिर साहसी विनियोक्ताओं के लिए पूर्वाधिकार अंश उपयुक्त नहीं है। साहसी यानी जो जोखिम लेना चाहते हैं, जो अपना पैसा लगाकर ज्यादा पैसा प्राप्त करना चाहते हैं, वो जोखिम भी लेते हैं। यहाँ पर जोखिम न होने के कारण जो साहसी है वो इसको उपयुक्त नहीं मानते। फिर पूर्वाधिकार अंशों से वित्त की लागत में वृद्धि होती है, वित्त मिलता है कंपनी को चलाने के लिए। फिर है पूर्वाधिकार अंश पूंजी प्राप्त करने में ऋण पत्रों की तुलना से ज्यादा व्यय आता है, यानी इनको जारी करने में ज्यादा व्यय लगता है। अब हम अगला देखते हैं पूर्वाधिकार अंशों के प्रकार। पूर्वाधिकार अंश 8 प्रकार के होते हैं। सबसे पहला है संचयी पूर्वाधिकार अंश। कंपनी के लाभ की अपर्याप्तता की स्थिति में पूर्वाधिकार अंशधारियों का लाभांश संचित हो जाता है। भविष्य में लाभ होने पर संचित लाभांश का भुगतान किया जाता है, यानी संचय कर लिया जाता है लाभ का और फिर उसको बांटा जाता है। संचय करना यानी इकट्ठा करना, यानी जब लाभ होता है तब उसको इकट्ठा कर लिया जाता है, लेकिन यदि लाभ की अपर्याप्तता है तो जो इकट्ठा किया हुआ है वो लाभांश दे दिया जाता है। फिर असंचयी पूर्वाधिकार अंश। कंपनी के लाभ की अपर्याप्तता की स्थिति में इनका लाभांश संचित नहीं होता। जो असंचयी पूर्वाधिकार है इनमें संचित नहीं होता। फिर भाग युक्त पूर्वाधिकार अंश। निश्चित दर से लाभांश प्राप्त करने के बाद इन अंशों को कंपनी के अतिरिक्त लाभों में से हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार है। एक निश्चित लाभ की दर के कारण इनको लाभ में से उस दर पर लाभ पाने का
अधिकार है। फिर अभाग युक्त पूर्वाधिकार अंश, तो ऐसे अंश, इन अंशधारियों को निश्चित दर से ही लाभ प्राप्त करने का अधिकार होता है। अतिरिक्त लाभ में से हिस्सा प्राप्त करने का अधिकार अभाग युक्त पूर्वाधिकार अंशधारियों को नहीं है। फिर परिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश, इन पूर्वाधिकार अंशों को अपने अंश समता अंशों में बदलने का अधिकार होता है। ये परिवर्तन कर सकते हैं अपने अंशों को, यदि उनको ऐसा समझ में आ रहा है कि समता अंशधारियों अंश हो तो ज्यादा फायदा होगा, तो वो अपने पूर्वाधिकार अंश को समता अंशों में परिवर्तित कर सकते हैं। ऐसे अंश कहलाते हैं परिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश। फिर है अपरिवर्तनशील पूर्वाधिकार अंश, इन अंशधारियों के अंशों को समता अंशों में परिवर्तित नहीं किया जा सकता। फिर शोध्य पूर्वाधिकार अंश, इन अंशधारियों का कंपनी के अंतर नियमों के तहत शोधन या पुनर्भुगतान किया जा सकता है। और अशोध्य पूर्वाधिकार अंश, यानी इन अंशधारियों का शोधन पुनर्भुगतान नहीं किया जा सकता। हमारा अब अगला टॉपिक है स्कंध। ये स्कंध यानी स्टॉक। इसका अर्थ है, कंपनी अधिनियम में स्कंध शब्द का उल्लेख किया गया है। स्कंध यानी स्टॉक। अधिनियम के तहत स्पष्ट अथवा गर्भित अंतर नहीं होने पर अंश तथा स्कंध दोनों ही एक माने जाते हैं। यदि ज्यादा स्पष्ट और गर्भित अंतर नहीं है तो दोनों स्कंध और अंश यानी स्टॉक और शेयर एक ही माने जाते हैं। लेकिन स्कंध से आशय है, यानी स्टॉक से आशय है चुकता अंशों की एकत्रित धनराशि। जो अंश दे दिए गए हैं उनसे जो एकत्र होती है धनराशि, जिसे किसी भी राशि के छोटे छोटे टुकड़ों में विभाजित किया जा सकता है। यानी अंश देने के बाद जो राशि इकट्ठा होती है उस राशि को कितने भी छोटे छोटे भागों में विभाजित किया जाता है और अंशों की किसी भी राशि को हस्तांतरित भी किया जा सकता है, एक से दूसरे को दिया जा सकता है। ऐसा स्कंध कहलाता है। कंपनी के पूर्णतया चुकता अंशों को ही स्कंध में परिवर्तित किया जा सकता है। यदि कंपनी के कुछ अंश बाकी है तो वो स्कंध में नहीं रखे जा सकते, वो स्टॉक में नहीं गिना नहीं जाएगा उनको। इस प्रकार प्रत्येक स्कंध तो अंश होता है, लेकिन प्रत्येक अंश स्कंध हो ये आवश्यक नहीं है। आज के वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।